माय डियर फेलो क्लिक्स, एक बात बहुत फोरम्स में मुझसे पूछी जाती है कि क्या उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन से औद्योगिक संबोधन संबंधों में सुधार हो रहा है। आर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस? डियर फ्रेंड्स, यस, it is a very good tool to develop industrial relations. आइए इसको एक एक करके समझते हैं। जिस उद्योग में उत्पादकता की स्कीम्स या उत्पादकता की जो नीति है, जो उत्पादकता से जुड़े हुए मूल उसके प्रोत्साहन है, वो यदि ठीक से इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो वहां कभी भी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां कार्य संस्कृति अलग तरीके की हो जाती है और हर आदमी अपने काम से, अपने रिवार्ड से, अपने डेवलपमेंट से, अपनी प्रोग्रेस से, अपनी ग्रोथ से मतलब रखता है और 100% प्रोफेशनलिज्म की अप्रोच वहां आगे बढ़ने लगती है। आइए इसको एक एक करके समझते हैं कि उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन कैसे औद्योगिक संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशो बढ़ जाता है। नंबर 2, क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ हाई परफॉर्मेंस बाय चेंजिंग ऑफ एम्प्लॉयज बिहेवियर। जो काम करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, जो उनसे जुड़े हुए टीमें हैं, वो सब अपने बिहेवियर को चेंज करने लगती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक हमारा इंसेंटिव का टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक हमें मॉनेटरी लॉस होगा और मॉनेटरी के साथ साथ रेस्पेक्ट भी घटेगी कि हम ये इंसेंटिव का टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो लोगों के व्यवहार में बहुत बदलाव आता है। उससे कोऑर्डिनेशन, उससे एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे को समर्थन, एक दूसरे को समझने की अच्छी पहल का आगमन होता है। नंबर 3 पर आता है रिटेनिंग टॉप परफॉर्मेंस। जहां इंसेंटिव स्कीम्स अच्छी होती है तो वहां जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको अधिक पैसा मिलता है। जहां टीम के साथ परफॉर्मेंस स्कीम होती है वहां सबको एक सा मिलता है। तो यह आपकी इंसेंटिव स्कीम के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको टॉप परफॉर्मर्स को रिटेन करना है तो आप इंडिविजुअल बेस्ड स्कीम बनाइए, जैसे आईटी सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, हॉस्पिटलिटी में है। तो जो सर्विस सेक्टर्स में उसमें इंडिविजुअल की, ट्रांसपोर्ट है उसमें इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बड़ी इजीली मेजर होती है और उसको रिवार्ड अच्छा मिलता है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जहां एक टीम काम करती है, जहां कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, वहां इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस मेजर तो वहां भी होती है, रिवार्ड वहां भी मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितनी जहां इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर मेजर करके उसको रिवार्ड दिया जा सकता है। तो ये इस तरह से जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको रिटेन करती है, बिकॉज दे विल गेट मोर रिवार्ड एंड मोर रेस्पेक्ट। नंबर 4 पर आता है मोटिवेटिंग स्टाफ टू एक्सीड देयर गोल्स। आज हमने यदि एक इंसेंटिव स्कीम का स्तर अचीव कर लिया तो फिर हमें लगता है कि कल से हमें और पैसा मिले और रिवार्ड मिले और रिकॉग्निशन मिले और अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो मिले, तो हम नए अपने जो एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड हैं, जो हमारे क्वालिटी के स्टैंडर्ड हैं, उनको चेंज करके हम आगे के जर्नी को बीट द बेस्ट वाली परफॉर्मेंस पर जा सकते हैं। तो ये आदमी कर्मकारों को उनके गोल को बार बार बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती है। नंबर 5 पर आती है इंप्रूविंग टीम मोरल। जो हमारी इंसेंटिव स्कीम्स हैं, जहां कलेक्टिव बनती हैं, जहां पूरे डिपार्टमेंट की या पूरी इंडस्ट्री की एक बनती हैं, वहां ये टीम स्पिरिट को बहुत बढ़ाती हैं और टीम मोरल बहुत हाई होता है जब अचीव होता है। जैसे यदि कहीं प्रोडक्शन पर हो गया कि यदि आपने इतनी यूनिट्स इस मंथ में प्रोड्यूस की, वो यूनिट्स केजी भी हो सकती है, वो यूनिट्स नंबर में भी हो सकती है, वो यूनिट टन में भी हो सकती है, वो यूनिट्स मीटर में भी हो सकती है,
वो यूनिट्स कुछ भी हो सकती है, इतनी यदि प्रोड्यूस की तो आपको इतना पैसा हर एक मेंबर को मिलेगा। तो उसमें क्या कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, समर्पण की भावना, हेल्प की भावना, एक दूसरे की मदद की भावना बहुत बढ़ जाती है। लोग अपने अपनी कॉम्पिटेंसीज को, अपनी अपनी वीकनेसेस को, अपनी अपनी लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ को, यूं कहिए स्वट एनालिसिस सबका होने लगता है। तो जब सबका होता है तो सबका मोरल हाई होता है, क्योंकि कोई भी ग्रुप में कमजोर नहीं रहना चाहता। तो इंप्रूविंग टीम मोरल एक बड़ा एस्पेक्ट है अच्छी इंसेंटिव स्कीम के लागू होने का। नंबर 6 पर आता है एस्टेब्लिशेस एन इमोशनल बॉन्ड। ये एक दूसरे से रिवार्ड के कारण, रिवार्ड और रिकॉग्निशन दो ऐसी चीजें हैं जिनके वजह से जो हमारा बिहेवियर है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो बॉन्डिंग बहुत बढ़ जाती है और हम सब एक दूसरे से इमोशनली इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि फिर वहां जो लॉजिक्स हैं उनके डिसीजन भी इमोशनल बेस्ड होने लगते हैं। तो हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लगते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट, इसमें फ्रीडम टू वर्क बढ़ जाता है। नंबर 2 कंजीनियल एनवायरनमेंट हो जाता है, क्योंकि सभी अपना अपना काम करते हैं, सभी को रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, सबको अपनी कॉम्पिटेंसी के अनुसार काम मिला हुआ है, सबको अपने जॉब का मेजरमेंट पता है कितना अचीव करना है, तो उस प्रोसेस को अचीव करता है। तो फ्रीडम टू वर्क बढ़ जाती है या फ्रीडम टू एक्ट कह सकते हैं। दूसरा कंजीनियल एनवायरनमेंट हो जाता है। नंबर 3 अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, जो इंटरनल कस्टमर और सप्लायर का चेन है वो बहुत मजबूत हो जाती है। जैसे कोई काम मेंटेनेंस को करके मशीन ठीक देना है तो ब्रेक डाउन कम हो जाएगा। यदि कोई सामान इन्वेंट्री का आना है, स्टोर से आना है, तो जो डिलीवरी का टाइम है वो कम हो जाएगा। यदि कोई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को प्रोसेस में जाना है, जैसे ऑटोमोबाइल में है, तो वहां यदि शाम का नंबर व्हीकल्स पर तय है तो पहले पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक सबका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि मेरी एक की वजह से सबका नुकसान होगा, तो शाम को मैं विलेन बन जाऊंगा। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत बढ़ जाता है। नंबर 2 बात करते हैं क्रिएटिंग कल्चर ऑफ हाई परफॉर्मेंस बाय चेंज एम्प्लॉयज बिहेवियर। एक तो माइंड सेट हो जाता है, सबको अपना गेल, अपना रिवार्ड जीतना है। जैसे टग ऑफ वार होती है उस तरह से सबका माइंड सेट अपने गोल पर सेट होता है। शाम तक इतनी यूनिट वी हैव टू प्रोड्यूस विद दिस क्वालिटी। तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड पूरे होते हैं, तो मैनेजमेंट का जो टाइम है वो शॉप फ्लोर पर सुपरविजन में कम लगता है। जो सुपरविजन के इंटरफियरेंसेस हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं। और आज नो सुपरवाइजरी कल्चर का जमाना है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजर्स की कल्चर में नहीं काम करती। Everybody is himself is a supervisor of his job। तो एम्प्लॉय का एक तो माइंड सेट चेंज हो जाता है। नंबर 2 मैटर ऑफ प्राइड, जब आदमी अपने गोल को अचीव करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया जीत ली, मैंने दुनिया को मुट्ठी पकड़ लिया, तो उसे प्राइड महसूस होता है। नंबर 3 क्रिएटिंग कॉमन इंटरेस्ट, जहां एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन के बगैर, एक दूसरे के जो सप्लाई चेन का फंडा है उसके बगैर, हम एक दूसरे के इंटरनल कस्टमर सप्लायर, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन का सप्लायर है, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो मशीन ठीक नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कहाँ से आएगा। जो इन्वेंट्री स्टोर करता है यदि वो इन्वेंट्री टाइम पर नहीं लेगा तो फिर इन्वेंट्री की बाहर भीड़ हो जाएगी, लाइन पर प्रॉब्लम आएगी। तो ये सबकी जो इंटरकनेक्टिविटी है, जो कॉमन इंटरेस्ट है, वो सब में आ जाता है, सबको अपना पूरा करना है। और फिर वहां इंडिविजुअल अप्रोच को धीरे धीरे कलेक्टिव अप्रोच में बदल करके एक नए एनवायरनमेंट का जन्म होता है, जिससे सबका बिहेवियर पॉजिटिव, सबका बिहेवियर प्रोडक्टिव, सबका बिहेवियर ग्रोथ ओरिएंटेड और सबका बिहेवियर सक्सेस ओरिएंटेड होने लगता है। नंबर 4 पर जाते हैं रिटेनिंग टॉप परफॉर्मर्स, जहां इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजर होती है, जहां टॉप परफॉर्मर्स हमेशा ये कहते हैं कि हमें सबके साथ एक सा काम होता है, यहाँ एवरीबॉडी इज बीइंग ट्रीटेड
विद सेम मेजरमेंट्स। तो वो थोड़ा सा इंडिविजुअल जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं उनको गलत लगता है। तो उनको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस गेट रिकॉग्निशन, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो वो रिटेन होते हैं, उनको लगता है कि हमारी रेस्पेक्ट है, रिवार्ड अच्छा है। नंबर 2, रेस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि उनको बार बार उनको मोटिवेशन मिलता है, उनका एक रिकॉग्निशन होता है, स्टार वर्कर से बुलाया जाता है। तो वो उनको अपनी रेस्पेक्ट और अपना रिवार्ड दोनों अच्छे लगने लगते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रिटेन होते हैं। और जहां सबको एक समय काम का पैसा मिलता है, करने वाले को भी, नहीं करने वाले को भी, जो दिन भर इधर से उधर घूमता है, केवल इधर की बात उधर पहुंचाता है, उधर की बात वहां पहुंचाता है, काम कुछ नहीं करता है, जो काम करते हैं उनको और परेशान करता है, तो वहां यह संभव नहीं होता है। तो एक एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है रेस्पेक्ट का। नंबर 3, मोर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो फास्टर। जो हाई परफॉर्मर्स हैं वो उनको ग्रोथ के, चाहे वर्टिकल ग्रोथ हो चाहे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो, चाहे रिवार्ड में ग्रोथ हो या प्रमोशन में ग्रोथ हो, वो उनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए हाई परफॉर्मर्स फिर वही ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए वो जाते नहीं है। इसलिए रिटेनिंग ऑफ टॉप परफॉर्मर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन का सबसे बड़ा इशू होता है। जिस इंडस्ट्री की रेपुटेशन, जिस इंडस्ट्री की वर्क कल्चर खराब होती है, वहां से ब्रेन ड्रेन होने लगता है। नंबर नेक्स्ट है मोटिवेटिंग स्टाफ टू एक्सेल देयर गोल्स। जो अच्छी इंसेंटिव स्कीम्स हैं वो इंडस्ट्री रिलेशन को इसलिए मजबूत करती हैं कि वो जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप और बड़े गोल लीजिए और उनको अचीव कीजिए। उनकी सबकी लिमिटेशंस को समझने लगते हैं, उनकी सबकी कॉम्पिटेंसी को समझने लगते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को समझने लगते हैं। तो उनका सबका एक तो एनहांसमेंट ऑफ रिवार्ड्स हो जाता है। नंबर 2, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट से सबका मोटिवेशन बढ़ता है। नंबर 3, इफेक्टिव यूज ऑफ स्किल्स। किसकी कौन सी स्किल सबसे बढ़िया है या किसमें कौन सी स्किल डेवलप करनी है, तो जो एटीट्यूड है वो उन चीजों पर जाने लगता है। तो पूरे एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी का ऑरा जब डेवलप हो जाता है तो वहां संबंध हमेशा अच्छे बनते हैं, सबको आनंद आता है, सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। नंबर 6 है इंप्रूविंग टीम मोरल। जब आपकी इंसेंटिव स्कीम अच्छी होगी और जो टीम ज्यादा पाएगी, उनका एक तो गोल ओरिएंटेड अप्रोच हो जाती है, वी हैव टू अचीव इट, वी हैव टू रेज द स्टैंडर्ड बार ऑफ अवर परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी। नंबर 2 आता है इसमें कॉम्पिटेंशन विल गेट मोर रिवार्ड्स। जिसकी कॉम्पिटेंसी है वो टीम लीडर बनेगा, उसको ज्यादा प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे, मोर रिवार्ड मिलता है, मोर रिकॉग्निशन मिलती है, और वो अपने आप को शार्प करने के लिए और एफर्ट्स करता है। नंबर जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है लर्निंग एजिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो जो पहले से नहीं लर्न किए होते हैं या जिनकी कुछ हैबिट्स किसी और कल्चर की होती हैं, तो वो नई कल्चर को एडॉप्ट करने लगते हैं और अपनी बैड हैबिट्स को छोड़कर गुड हैबिट्स को एडॉप्ट करने लगते हैं, और वो एक टीम के अच्छे टीम मेंबर बनके टीम के मोरल को बढ़ाते हैं। तो यहाँ जो स्वैट एनालिसिस है आदमी स्वयं करता है, एक दूसरे को ओपन फीडबैक देते हैं कि भैया तुम ये काम में ये कर रहे हो तो ये नुकसान सबका होगा। तो जो ओपन और ऑनेस्ट फीडबैक है वो मोरल को ऊंचा करने में बहुत मदद करती है और उसकी लर्निंग एजिलिटी को बढ़ाती है। वह चाहे लोअर लेवल पे काम कर रहा हो, मिडिल लेवल पे काम कर रहा हो, उसकी स्किल्स को वो समझती है और उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करती है। नंबर लास्ट है एस्टेब्लिश एन इमोशनल बॉन्ड। तो जो इंसेंटिव स्कीम का रिवार्ड है वो सब में एक वैल्यू ऑफ रिवार्ड की टेंडेंसी डेवलप कर देता है कि भैया यदि हम काम करेंगे तो रिवार्ड मिलेगा और नहीं करेंगे तो लॉस होगा। और ये आपने देखा है कि आदमी, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि कुछ लोग यदि कोई छोटी मोटी बीमारी है तो कभी छुट्टी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन की इंसेंटिव का लॉस कितना होता है। यदि मैंने टारगेट टाइम से अचीव नहीं करके दिया तो जो मेरी डिलीवरी का शेड्यूल है उसकी वजह से मेरा जो बैलेंस स्कोर कार्ड है उसमें नंबर कितना कम हो जाएगा वो उसको पता है। नंबर 2 आता है 100% एफर्ट्स टू अचीव रिजल्ट्स।
आदमी अपनी पूरी लिमिटेशंस के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी कोर कॉम्पिटेंसीज को यूज करते हुए अपने रिजल्ट को अचीव करता है। क्योंकि सबसे बड़ा रिवार्ड और रिकॉग्निशन इसमें इतनी ज्यादा इंडिविजुअल हो जाती हैं कि हर आदमी उनको प्राइड महसूस करके अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहता है और उनको एंजॉय करना चाहता है। तो जीवन में एंजॉयमेंट की जो लहर है वो बढ़ती चली जाती है। नंबर 3 आती है वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। मेरी क्या कमजोरी है, मैं अपनी लिमिटेशंस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करूं, मैं अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करूं, या मैं नई नई अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करूं, या उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो कैसे क्रिएट करूं। वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में आ सकती है। और अच्छा एनवायरनमेंट कहाँ होता है? जहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन बढ़िया होते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कहाँ बढ़िया होंगे? जहां सब टीम में यूनिटी होगी, आपके एफर्ट्स का, आपके एक्शंस का, आपके अचीवमेंट का रिवार्ड और रिकॉग्निशन होगा और आपको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी टू ग्रो का हिस्सा बनाया जाएगा। आपका परफॉर्मेंस और पोटेंशियल दोनों को ईमानदारी से मेजर किया जाएगा। तो आदमी वहां इमोशनल अटैच हो जाता है कि दिस इज द राइट प्लेस टू वर्क। इसलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस में लेबर टर्नओवर जो वर्ड है वो बहुत लो होता है। लेबर टर्नओवर कहाँ आई है? जहां ये सब नहीं होता है। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को बहुत मजबूत करते हैं और ये सब तभी हो सकते हैं जब हम अच्छी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू पैसा देना, रिवार्ड देना या रिकॉग्निशन देना शुरू करें। मैं आशा करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो मुझसे पूछा जाता है मिल गया होगा। आपसे मैं निवेदन भी करता हूं कि आप मुझे रिकॉग्नाइज करने के या मेरे रिवार्ड देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लिखिए और हमारे इस जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने का हमने जो बीड़ा उठाया है उसमें सहयोगी बनिए और अपनी अपनी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए यहाँ से कुछ रोज नया पाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां सब लिखते हैं, तो हो सकता है कि जो आज अपने आप में अपनी कॉम्पिटेंसी अच्छी मान रहे हो, कल कोई नया सुझाव आपको कहीं यहाँ देखने को मिल जाए, आप उसको समझकर अपनी और कॉम्पिटेंसी, अपनी स्किल को और बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।